दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न सिर्फ फ्रांस का इतिहास बदला बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के नक्शों को अपने दम पे हिला के रख दिया। ये है नेपोलियन बोनापार्ट, एक ऐसा नाम जो हर किसी के दिल में एक अलग ही डर पैदा कर देता है। नेपोलियन की कहानी सिर्फ एक राजा या सेनापति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने बलबूते और दिमाग से दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। तो चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी का एक सफर, जिसमें हम देखेंगे उसके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों को। तो दोस्तों, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका नाम के एक छोटे से टापू पे हुआ था। कॉर्सिका उस समय फ्रांस का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग राज्य था। नेपोलियन के माता पिता कार्लो बोनापार्ट और लेट्जिया रोमोलिनो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। नेपोलियन के 5 भाई और 3 बहन थे और वो सभी एक साथ मिलकर बड़े हुए। नेपोलियन बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। उसने पढ़ाई के प्रति एक अलग ही जुनून था। 9 साल की उम्र में उसको फ्रांस के एक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल गया। ये स्कूल एरिस्टोक्रेटिक बच्चों के लिए था, लेकिन नेपोलियन ने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। वो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में बहुत अच्छा था। उसके टीचर्स ने उसकी मेहनत को देखा और उसको फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया। मिलिट्री एकेडमी में नेपोलियन ने अपने आप को एक बहुत ही कुशल और मेहनती कैडेट के रूप में सबके सामने पेश किया। वो अपनी क्लास में सबसे छोटा था, लेकिन उसके दिमाग की तेजी और मेहनत ने उसे सबसे अलग करके दिखाया। 1785 में जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसको आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में कमीशन मिल गया। आर्टिलरी यानी टैंक्स और तोपों का जो आर्मी का बटालियन होता है, ये वैसे भी नेपोलियन की सबसे पसंदीदा फील्ड थी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा दौर था जब फ्रांस में राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था में बहुत बदलाव आ रहे थे। लोग मोनार्की से तंग आ चुके थे और एक नए सामाजिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इसी दौरान नेपोलियन ने अपने आप को एक बहुत ही कुशल और समझदार लीडर के रूप में सबके सामने पेश किया। 1793 में फ्रांस में एक बहुत ही बड़ा संकट का समय था। ब्रिटिश और ऑस्ट्रियन सेनाओं ने फ्रांस पर हमला कर दिया था। टोलों नाम का एक शहर ब्रिटिश के कब्जे में चला गया था। फ्रांस की सेना को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस संकट का सामना कर सके, और यहीं पर नेपोलियन का समय आया। उसने टोलों को वापस लेने का जिम्मा लिया और अपनी स्ट्रेटेजिक सोच और तोपों के इस्तेमाल करके ब्रिटिश सेना को हराया। इस विजय ने नेपोलियन को एक नेशनल हीरो बना दिया। यहाँ पे हमें एक चीज़ की और ध्यान देने की ज़रूरत है। नेपोलियन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। नेपोलियन अपने स्टेचर को और बढ़ाना चाहता था और इनफैक्ट फ्रांस पे राज करना चाहता था। नेपोलियन ने इसके लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी बहुत सहारा लिया। जितने भी प्रेस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे फ्रांस के, वो सब हाईली रेगुलेटेड थे और उनमें से सब के सब नेपोलियन के कंट्रोल में थे। जो भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश करता था, उस न्यूज़पेपर को या उस कंपनी को बंद कर दिया जाता था। तो जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज थी वो सभी नेपोलियन के अंडर में थी। नेपोलियन इतने साल पहले ही मीडिया और प्रोपेगेंडा की इंपॉर्टेंस को समझता था। उसने सभी न्यूज़ आर्टिकल्स में अपने बारे में बेहतरीन बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखवाए, जो नेपोलियन को एक हीरो और एक अलौकिक शक्तियों वाले इंसान की तरफ पेश करते थे, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता के बीच नेपोलियन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई। इसके साथ ही नेपोलियन ने अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्रकार के रेफरेंडम्स कराए और उन रेफरेंडम्स में गड़बड़ियां कराई, जिससे कई बार नेपोलियन ने इन फेक रेफरेंडम्स के थ्रू अपनी मन की बात कराई और दुनिया के सामने और फ्रांस की जनता के सामने साबित किया कि फ्रांस की 99% आबादी नेपोलियन को फेवर करती है, नेपोलियन को सपोर्ट करती है और नेपोलियन के डिसीजन से सहमत है। तो नेपोलियन का जहाँ ये खेल अंदर ही अंदर चल रहा था, उसी वक्त फ्रांस में एक और संकट का समय आ गया। 1795 में पेरिस में रॉयलिस्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा रिवोल्ट शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस रिवोल्ट को कुचल सके, और फिर से नेपोलियन का एक और बार समय आया। उसने अपनी सेना को संगठित किया और पेरिस की सड़कों पर रॉयलिस्ट को हराया। इस विजय ने नेपोलियन को फ्रांस का सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। 1796 में नेपोलियन को इटली की सेना का कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। इटली उस समय ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। नेपोलियन ने अपनी स्ट्रेटेजिक सोच और तेज दिमाग से ऑस्ट्रिया की सेना को हराया और इटली को फ्रांस के साथ जोड़ दिया। इस विजय ने नेपोलियन की पॉपुलैरिटी को बेहद बढ़ा दिया था। नेपोलियन एक नेशनल हीरो से भी बढ़ के बहुत कुछ था। नेपोलियन जनता की उम्मीद थी। नेपोलियन को फ्रांस के भविष्य के लीडर के तौर पे देखा जा रहा था।
1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट पे हमला किया। उसका मकसद था ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर करना, क्योंकि इजिप्ट उस समय ब्रिटिश ट्रेड का एक महत्वपूर्ण सेंटर था। नेपोलियन ने इजिप्ट में बहुत सी विक्ट्रीज हासिल की, लेकिन आखिर में उसको वापस फ्रांस आना पड़ा। इजिप्ट में नेपोलियन बुरी तरह से हारा था। नेपोलियन की आर्मीज को इजिप्ट में हार का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश आर्मीज के हाथों, लेकिन ये बात फ्रांस की जनता के सामने पेश नहीं की गई। फ्रांस के सामने जो आर्टिकल चल रहे थे वो अभी भी नेपोलियन के हीरोइज्म का गुणगान कर रहे थे। नेपोलियन कितना पावरफुल, कितना स्ट्रांग लीडर है, कितना हीरोइक लीडर है, इसका गुणगान कर रहे थे। और सच्चाई को फ्रांस की जनता से अभी भी छुपाया जा रहा था, और नेपोलियन द्वारा कंट्रोल्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी नेपोलियन को अभी भी एक हीरो के तौर पे प्रोजेक्ट करने पे लगा हुआ था। लेकिन जनता को भी समझ में आ रहा था कि नेपोलियन, जो कि इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा हीरो है, इतना सक्सेसफुल जनरल है, उसे अगर इजिप्ट से लौटना पड़ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चूक हुई होगी। लेकिन इस सफर ने नेपोलियन को एक और मुद्दे पे ध्यान देने पे मजबूर कर दिया, वो था साइंस और कल्चर। उसने इजिप्ट में बहुत से साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को अपने साथ लेके वो गया, जिन्होंने वहाँ के इतिहास और कल्चर का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। 1799 में फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी थी। गवर्नमेंट करप्ट और कमजोर हो चुकी थी। लोग एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहे थे जो देश को एक नई दिशा दे सके, और यहीं पे नेपोलियन ने एक कूप किया, एक तख्ता पलट किया और फ्रांस की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। उसने खुद को फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल घोषित किया और देश का मुख्य लीडर बन गया। नेपोलियन, जो कि फ्रांस का सबसे फेमस जनरल था, सबसे फेमस योद्धा था, तथाकथित फ्रांस की 99% जनता नेपोलियन को सपोर्ट करती थी। हालांकि हम जानते हैं कि ये नेपोलियन की प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन जिस वक्त नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पे ज़बरदस्ती कब्जा किया, उस वक्त ये साबित होने लग गया, जनता को ये दिखने लग गया कि नेपोलियन भी उन्हीं दूसरे लोगों की तरह है, जिनमें महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनमें लालच है, जिनमें सत्ता पाने की लालसा है। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। ये एक ऐसा समय था जब यूरोप में मोनार्की का सिस्टम खत्म हो रहा था, लेकिन नेपोलियन ने मोनार्की को एक नए रूप में पेश किया। उसने खुद को एम्परर नेपोलियन I घोषित किया और फ्रांस को एक नई दिशा दी। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत से रिफॉर्म्स किए। उसने एजुकेशन सिस्टम को सुधारा, नए लॉज बनाए और इकोनॉमी को मजबूत किया। उसने नेपोलियनिक कोड बनाया, जो आज भी दुनिया के बहुत से देशों के लॉज का बेस है। इसने इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट किया और जमींदारी की प्रथा को खत्म किया। नेपोलियन का समय युद्ध और जीतों का समय था। उसने यूरोप के बहुत से देशों पर हमले किए और उन्हें अपने एम्पायर में शामिल किया। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और स्पेन जैसे पावरफुल देशों को उसने अपने स्ट्रेटेजिक सोच और मिलिट्री टैक्टिक्स से हराया। 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिलिट्स की लड़ाई में ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड सेना को हराया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द 3 एम्परर्स भी कहा जाता है। नेपोलियन की इस विजय ने उसे यूरोप का सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। 1806 में नेपोलियन ने प्रशिया की सेना को युद्ध में हराया। प्रशिया उस समय यूरोप की सबसे पावरफुल सेनाओं में से एक थी, लेकिन नेपोलियन ने अपनी टैक्टिक्स से उसे कमज़ोर कर दिया। 1807 में नेपोलियन ने रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ टिल्सित पर दस्तखत किए। इस ट्रीटी ने यूरोप में एक नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया, लेकिन ये शांति का समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पे एक बार फिर हमला कर दिया। उसकी सेना, जो ग्रैंड आर्मी के नाम से जानी जाती थी, यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना थी, लेकिन रशिया की कठोर सर्दी और स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ने नेपोलियन की सेना को कमज़ोर कर दिया। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंचा, लेकिन उसको खाली शहर और बर्बादी ही मिली। रशिया ने यहाँ बहुत चालाकी से काम लिया। रशिया एक बहुत बड़ा देश है और बेहद ठंडा देश भी है। जैसे जैसे आप रशिया के नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहाँ साइबेरिया शुरू हो जाता है, जो नॉर्थ पोल के करीब है, और वहाँ बेहद ज़्यादा ठंडी होती है। रशियंस ने बहुत ही चालाकी से काम किया। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड सेना को नेपोलियन की सेना से लड़ने में बर्बाद नहीं किया, खर्च नहीं किया। रशियंस धीरे धीरे पीछे हटते गए। थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ियां वो छोड़ते थे ताकि फ्रेंच आर्मी को हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिले, लेकिन ज़्यादा ना मिले। वो आसानी से फ्रेंच को जगह देते गए। नेपोलियन रशिया के अंदर घुसता चला गया। नेपोलियन को लग रहा था कि रशियंस उससे डर गए हैं और पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं, और वो बहुत ही तेज़ी से पूरे रशिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन रशिया एक बहुत बड़ा देश है और नेपोलियन को ऐसा करने में बहुत समय लग रहा था। उसकी सेना को भूख, ठंड और बीमारियों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठंड का प्रकोप अब शुरू हो चुका था। फ्रेंच आर्मी इस ठंडी को झेलने के लिए बनी नहीं थी। फ्रेंच हथियार इस ठंडी में काम करने के लिए बने नहीं थे। फ्रेंच इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। मीलों का सफ़र, रशिया में इतने अंदर तक घुसने का सफ़र करने पे फ्रांस की सप्लाई लाइंस ऑलरेडी बहुत ही
थिन हो चुकी थी और कई जगहों से कट चुकी थी। उनके पास सप्लाईज की कमी थी, उनके पास इस मौसम से टक्कर लेने के लिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं थे, कपड़े नहीं थे। इस कंडीशन में लड़ाई करने के लिए फ्रेंच आर्मी ट्रेंड नहीं थी, उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे। इस सफ़र ने नेपोलियन की पावर को बहुत कमज़ोर कर दिया, नेपोलियन की आर्मी को बहुत कमज़ोर कर दिया। 1813 में नेपोलियन ने लाइप्जिग की लड़ाई में अलाइड पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन के सामने हार का सामना किया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इस हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस की गद्दी से हटना पड़ा और उसको एल्बा नाम के एक छोटे से टापू पे एग्जाइल कर दिया गया। 1815 में नेपोलियन ने एल्बा से भागकर फ्रांस वापस आने का फैसला किया। फ्रांस की सेना और पब्लिक ने उसका साथ दिया और उसको वापस फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। इस पीरियड को 100 डेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूरोप के अलाइड पावर्स ने नेपोलियन को वापस से हराने का फैसला किया। 18 जून 1815 को नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटिश और प्रशियन सेनाओं का मुकाबला किया। ये लड़ाई बेल्जियम में हुई थी। नेपोलियन की सेना को इस लड़ाई में हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ा। इस हार के बाद नेपोलियन को वापस से एग्जाइल कर दिया गया, लेकिन इस बार सेंट हेलिना नाम के एक दूर स्थित टापू पे। सेंट हेलिना में नेपोलियन को एक कठोर और अकेला जीवन जीना पड़ा। उसके पास ना तो कोई सेना थी और ना ही कोई पावर। उसने अपने अंतिम दिन अपनी मेमोरीज और अपने इतिहास को लिखने में बिताए। 5 मई 1821 को नेपोलियन की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण पेट का कैंसर बताया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसको जहर दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत आज भी जिंदा है। उसने ना सिर्फ फ्रांस को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे यूरोप को अपने रिफॉर्म्स और लॉज से प्रभावित किया। नेपोलियनिक कोड आज भी दुनिया के बहुत से देशों के लॉज का एक बेस है। उसने एजुकेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री को नए सिरे से डिफाइन किया। नेपोलियन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी किया। उसने अपने बलबूते और दिमाग से दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। वो एक ऐसा लीडर था जो अपने समय से बहुत आगे सोचता था। उसने अपने फेलियर से भी सीखा और अपने सक्सेसेस को भी सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ एक राजा या सेनापति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। उसका जीवन हमें सीख देता है कि अगर मन में जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में लिख दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।